फरजीन आंखें फाड़े हैरत से उसे देख रही थी और हकार भरी नजरें उसी के वजूद पर जमी थी। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा साईं को क्यों कौन सी असलियत, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। फरजीन की गुटकी बंद हुई थी और शहाना बेगम के लबों पर तंज़िया मुस्कुराहट ने बसेरा किया था। तुम पिछले साल से दवाइयाँ ले रही हो हमल रोकने के लिए। मैं अच्छे से जानती हूँ ये बात। शहाना बेगम ने उसके सर पर बम फोड़ा। फरजीन ने हैरत से उन्हें देखा था। ये बात वो कैसे जानती थी? आपको गलत फहमी थूक निकलती वो अपने बचाव में कुछ बोलने लगी थी जब शहाना बेगम ने अपने बेड के साइड पर दराज से एक फाइल निकालकर उसके कदमों में फेंकी थी। फरजीन ने चूंकर अपने पैरों से में गिरी फाइल उठाई और खोलकर देखने लगी। ये तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट है जो कि बिल्कुल पॉजिटिव है। तुमने इस रिपोर्ट को जली रिपोर्ट से बदलवा दिया और इससे पहले कि वो तुमसे बार बार अबॉर्शन करवा चुकी हो। तुम बाजिल के बच्चे को माँ बनना ही नहीं चाहती और इसकी क्या वजह है ये भी जल्दी मालूम हो जाएगा। फिलहाल अपना मनहूस वजूद लेकर कल इस घर से अपनी माँ के घर दफा हो जाओ और जब तक मैं ना कहूँ वापस आने की कोशिश मत करना। शहाना बेगम ने नहुबत और हकारत से कहा था। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी अम्मा साई। आपका पोता मेरी मोहब्बत के दम भरता है और वो मगरूराना अंदाज में बोली थी। यकीनन तुम नहीं चाहोगी कि जो बातें अभी हमारे दरमियान बंद दरवाजे के पीछे हो रही हैं कि उनमें बाजिल शामिल हो, क्योंकि मुझे यकीन है तुम जैसी मुकार औरत अपने मकसद और अधूरा नहीं छोड़ेगी। अब दफा हो जो मेरी नज़रों के सामने। वो रिपोर्ट लिए कमरे से बाहर निकली थी और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। दरवाज़ा बंद करते वो मुड़ी तो उसका तासुर पहले से ज़्यादा काफ़ी बदल गए थे। अब वहाँ डर या होप नहीं, एक अजीब सी नफरत थी, हर चीज़ जला देने वाली नफरत। जल्दी से फाइल छुपाते उसने अपने मोबाइल से किसी का नंबर डायल किया था और बेचैनी से मोबाइल का कानों से लगाए कमरे में चक्कर लगाने लगी। दूसरी बेल पर कॉल उठा ली कि प्लान चेंज करना पड़ेगा। बुढ़िया को मालूम हो गया कि मैं जानबूझकर बाजिल के बच्चे की मां नहीं बनना चाहती और इससे पहले कि हमारे प्लान के बारे में भनक पड़े हमें बुढ़िया को ही अपने रास्ते से हटाना होगा, वरना इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर देगी। वो छूटते ही दूसरी जानब की कुछ भी बोलने सुनने बगैर ही बोलना शुरू हो चुकी थी। उसे कुछ मालूम भी नहीं होगा। तुम जल्द अज जल्द बाजिल को फंसाकर उसकी सारी दौलत अपने नाम करवा लो। और दूसरी जानिब से मरवाना आसान आवाज़ सुनाई दी थी। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं पिछले 5 साल से यहाँ क्या कर रही हूँ? अच्छी वफादार बीवी बनने का नाटक करना भी किसी काम ना आया तो हमारा ये सुल्तान प्यार और इज्जत की जुबान नहीं समझेंगे। हमें कुछ और करना पड़ेगा। बालों एक हाथ में फंसाई फरजीन बीबी दबी आवाज में गुराई थी और गुस्से और चंचलाहट के मारे बुरा हाल था उसका। तो तुम्हें क्या था? तुम्हें कहा तो था कि उसके बच्चे की माँ बन जाओ, फिर तो उनकी पूरी की पूरी दौलत ही हमारे पास होती और हम साथ साथ। सामने वाले की आवाज़ भी अब भी एक इत्मीनान सा था। नहीं, कभी भी नहीं। जिस इंसान की शक्ल भी देखना नहीं चाहती उसकी नस्ल को कभी जन्म नहीं दूंगी। फरजीन का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था सामने वाले की बात से। तुम बस जल्दी से शाहाना सुल्तान का नामी एक अजाब कुछ कर दो वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। वो जिद्दी सी हुई थी। अच्छा डोंट वरी, करता हूँ कुछ उसका। तुम बताओ मिलने कब आओगी? दूसरी तरफ से फरमाइश की थी। फरजीन इस पूरे अरसे में पहली बार मुस्कुराई थी। कल आ रही हूँ मामा के घर। वैसे भी बुढ़िया ने यहाँ से जाने का बोल दिया है और वो दोनों अपनी बातों में मसरूफ हो चुके थे। दूसरे दिन फरजीन के जाते शहाना सुल्तान ने बाजिल सुल्तान को आड़े हाथों लिया था। वो अपनी दूसरी बीवी के साथ कैसा सलूक कर रहा है। उन्हें घर के लिए वारिस चाहिए था और इतना ही नूरे हरम ने लापरवाह ही बरत रहा था। चलो वारिस ना सही लेकिन वो भी तो उसकी बीवी है ना, उसकी जिम्मेदारी में एक जिम्मेदारी। फिर कैसे वो अपनी ही जिम्मेदारी से उसे मुंह फेरे हुए उसके सामने अपनी पहली बीवी के हकूक पूरे कर रहा और उसे घर का एक फालतू सामान समझे नजरअंदाज किए हुए थे। शहाना सुल्तान ने साफ लफ्जों में उसे कह दिया था कि अगर बाजिल का रवैया तब्दील नहीं हुआ तो उसे बख्शेंगे नहीं। अब बाजिल को पूरा यकीन हो चला था कि जरूर नूरे हरम ही उसकी शिकायत अम्मा साई से लगाई है। शहाना सुल्तान के कमरे से निकलने के बाद मुलाजमा से मालूम करते बाजिल नूरे हरम के कमरे की जानिब बढ़ा था और इरादा उसकी गुस्ताखी की सजा देने का था। कमरे में आया था नूरे हरम, उसे कहीं नजर नहीं आई और माथे पर बार डाले उसे बाहर ढूंढने की जानिब बढ़ा ही था कि जब उसे कमरे से मुल्हका टेरेस पर हल्के गुलाबी रंग का आंचल लहराता हुआ नजर आया था। वो कमरे का दरवाजा लॉक करते हुए टेरेस की जानिब आया था। नूरे हरम जो अभी अभी नहाकर निकली थी और गीले बालों को सुखाने के लिए टेरेस पर आई थी, उसे पीछे से आहट सुनते वो चौंक कर मुड़ी और सामने ही ब्लैक कमीज सलवार पर स्किन कलर की मर्दाना शाल लिए वो खुद को कड़े तेवरों से घूरते हुए बाजिल उस पर नजर पड़ी थी। वो कल रात पार्टी से वापस आने के बाद अब देख रही थी जो उसके तेवर थे और उसने तो नूरे हरम का दिल खौफ से कांपने पर मजबूर कर दिया था। तुमने अम्मा साई को बताया जा रहा तेवर लिए वो काफी गुस्से में आगे बढ़ा था। आपका तकल्लुफ वो सिर्फ पहले दिन तक ही रख पाया था। बोलो जो, अब जवाब दो। तुमने बताया अम्मा साई को वो सब जो मैं तुम्हें पहले दिन बोल चुका हूँ। वो उसे दोनों बाजू में पकड़े वही टेरेस की दीवार के साथ लगाते बरहमी लहजे में बोला था। न नहीं,
मम्मा मैंने तो उनसे कुछ भी नहीं कहा। बाजिल के खौफ से वो डरते बोली हुई थी, वरना हाल तो अभी बेहोश होकर गिरने वाली थी। झूठ मत बोलो मुझसे, वरना अच्छा नहीं होगा। बाजिल का गुस्सा कम होने में भी नहीं आ रहा था और उसने खिड़की में रखे हुए छोटे से गमले को तैश में आते हुए हाथ मारकर नीचे गिराया था, जो सीधा जाकर नूरे हरम के जूते से आजाद पैर पर जा लगा था और उसका पैर लम्हे में लहू लुहान हुआ था। वो चीखती हुई अपने पैर पकड़कर नीचे जा बैठी थी। बाजिल को भी होश आया था, वो अपने गुस्से में क्या कर चुका था। फौरन घुटनों के बल झुकते हुए उसके साथ बैठा था। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। वो काफी शर्मिंदा नजर आ रहा था, लेकिन नूरे हरम अब रो रही थी। चलो उठो, अंदर चलते हैं, मैंने तुम्हारी बैंडेज कर देता हूँ। बाजिल ने उसे उठाना चाहा, लेकिन वो दर्द के मारे एक कदम भी ना उठा सकी और बाजिल ही उसे अपने मजबूत बाजू में उठाए अंदर लाया और फौरन अपने करीबी बंदे को डॉक्टर को लेकर आने का कहा था। डॉक्टर के आने तक उसका खून अपने हाथों से रोके हुए था और उस वक्त नूरे हरम दर्द से दौरी होती बेहोश नहीं हुई थी, वरना इस मगरूर बंदे की इतनी नवाजिश शहादत देखकर बेहोश हो चुकी होती। डॉक्टर के आने पर बाजिल उठकर नूरे हरम की साइड पर जा खड़ा हुआ था। डॉक्टर की पट्टी बांधने पर नूरे हरम को दर्द महसूस हुआ तो उसने बेध्यानी से पास खड़े बाजिल का हाथ अपनी नरम हथेली पकड़ लिया था और बाजिल का दिल एक नई एहसास से धड़क उठा था। डॉक्टर मेडिसिन देकर एहतियात की ताकीद करते जा चुकी थी। बाजिल ने ही उसे दवाई दी थी। नूरे हरम का दर्द कम हुआ तो हर चीज महसूस होने लगी। वो हैरत से बाजिल का ये प्यारा रूप देख रही थी, जिसमें अब मैं झूठी बोली। बड़ी बेगम को मैंने कुछ नहीं बताया। पानी का गिलास वापस बाजिल को थमाते हुए झिझकते हुए बोली थी। बाजिल ने गौर से उसकी मौमी चेहरे को देखा था और बगैर कुछ कहे वो सोफे से अपनी शाल लेकर चला गया और पीछे सर तकिए पर गिरा हुए शर्म से दोरी हुई पल पल याद करती बाजिल उसे उठाकर कमरे में लाया था। नूरे हरम को पैर का जख्म काफी भाया, जिसने लम्हे भर के लिए ही सही लेकिन दिल के सितमगर की कुर्बत तो बख्शी। वो इसी से बेपनाह खुश थी। उसे और क्या चाहिए था। रात को वो शाहना बेगम को दिखाने के लिए उसके कमरे में आ तो गया था, लेकिन आते ही उसकी तरफ से लापरवाह हो गया था और बेड पर ही लेकिन एक फासले पर थे तो वो दोनों। नूरे हरम ने तो सांस भी डर डर के ले रही थी कि कहीं पास लेटा तो जिलाद उसकी सांसें न रोक दे, लेकिन कब तक। नाजुक सी जान से भूख बर्दाश्त करना महाल हुआ था। पहले तो वो चुपचाप बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब मजीद सब्र न हुआ तो उठ बैठी और आहिस्ता आहिस्ता कदम नीचे रखने की कोशिश की, मगर पैर का दर्द भूख की निस्बत शदीद था। वो उसे रोना आ गया था और अब उसे एक ही हाल था कि नूरे हरम उसके बाजिल नामी जिससे डर रही थी हार मानते हुए डरते डरते उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना गमता हुआ हाथ बाजिल के बाजू पर रखा था और हिलाया था। बाजिल जो वह मुश्किल अभी सोया ही था और उसके बुलाने पर फौरन उसकी आंख खुली। नागवार नजरों से डरी सहमी हुई सी नूरे हरम को देखा। नूरे हरम मैडम, तो आप पछताई थी कि आखिर जरूरत ही क्या थी कि जिस को छेड़ने की। क्या है वो फाड़ खाने वाली अंदाज में बोला था। वो भूख लग रही है, डरते डरते बोली थी। वो बाजिल ने खूनख्वार नजरों से उसे घूरा था। तो ये इतला देने के लिए आधी रात को उठाया है तुमने मुझे। मैडम भूख लग रही है तो किचन में जाओ, मुझे सोने दो। वो बोलकर कंबल अपने सर तक लपेटते सोता गया था। जब कुछ देर में हल्की हल्की सी सिसकी की आवाज उसके कानों में पड़ी थी। वो झिंझिलाते हुए कंबल फेंक कर उठ बैठा था। अब क्या है, रो क्यों रही हो। वो काफी देर से ज्यादा आज चीज आ चुका था और मम्मा मेरा पैर, मैं नहीं जा सकती। किचन में रोते हुए नूरे हरम से ज्यादा नूरे हरम ने अपने पैर की तरफ इशारा किया था और बाजिल को अफसोस ने आन गिरा। रोना बंद करो, मैं लेकर आता हूँ। बाजिल बोल कर उठा था और कमरे से बाहर किचन में आ गया था और पीछे नूरे हरम ने काफी हैरानगी से उसे जाते देखा था। वो खाना गर्म करके ट्रे में उठाए अंदर दाखिल हुआ था और ट्रे नूरे हरम के सामने जा रखी थी और खाना खाने लगी। बाजिल सुल्तान उसे देखते हुए सोचने लगी। जब कोई उसके अंदर से बोला था, बाजिल सुल्तान जी तुम क्या कर रहे हो। इस लड़की को एक दिन तुम्हारी जिंदगी में जाना है और तुम्हारी मंजिल सिर्फ फर्जीन है। सिर्फ उसे सोचो तुम। जमीर ने चीख चीख कर कहा था। ओके राइट, उसे मेरी वजह से जख्म मिला है तो उसी की भरपाई कर रहा हूँ मैं बस। दिमाग ने बूदी सी दलील देनी चाहिए थी। क्या क्या ये सिर्फ हमदर्दी है बाजिल सुल्तान। दिल ने मजाक बनाना चाहा। हाँ ये सिर्फ और सिर्फ। वो ऊंची आवाज में चिल्लाया था। जब खुद की तरफ हैरानगी से देखती हुई नूरे हरम को देखता वो चौंका था। जब अपना खाना खत्म किया उसे देख रही थी। खाना खा लिया तुमने। शर्मिंदगी मिटाने को सवाल पूछा था। हरम ने इस बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया था। गुड, अब सो जाओ, दोबारा मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। ट्रे उसे लेकर साइड पर रखते हुए कंबल खुद पर लपेटे वो सो गया था। इन्हें क्या हुआ था, हरम खुद से ही पूछ रही थी।
उसे समझ ही नहीं आई थी कि ये कौन सा अंदाज था बात करने का। 3 महीने हो गए थे उन्हें बज़ाहिर साथ, लेकिन अजनबियों की तरह रहते हुए। अम्मा सईद के कहने पर वो बाजिल सुल्तान का हर काम अपने हाथों से करने लगी थी। सुबह का नाश्ता तक वही बनाकर देती थी बाजिल को, और बाजिल सुल्तान अपनी ही कैफियत पर आजकल चिंचिलाया हुआ था। हर किसी को काटने को दौड़ा था। ऊपर से फरजीन से भी घर वापिस आने से इनकार कर दिया था। वो काफ़ी दफ़ा उसे लेने के लिए उसकी माँ के घर गया था, लेकिन फरजीन ने का इनकार ही रहा, लेकिन जिसके नतीजे में वो उससे नाराज़ हो चुका था। लेकिन उसके चिंचिलाए हुए रवैये की वजह से फरजीन नहीं थी, वो एहसास थे जो वो नूरे हरम के लिए महसूस करने लगा। उसे लग रहा था कि वो फरजीन से बेवफाई कर रहा है, इसलिए चाहने के बावजूद भी नूरे हरम को वो अपनी ज़िंदगी में कोई मुकाम नहीं दे पा रहा था जिसकी वो हकदार थी। नादान था जो अपने ही दिल का कत्ल किए नूरे हरम से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, बगैर ये जानने के जिसके लिए वो ये सब कुछ कर रहा है वो तो सिरे से उसके लायक ही नहीं थी। और उसके ही पास के ही गांव में आयशाहाना बेगम के किसी दूर पार के रिश्तेदार के यहाँ एक शादी थी जिसमें उनके पूरे घराने को शिरकत करनी थी, लेकिन बाजिल अपने किसी खास काम की वजह से जा नहीं सकता था। इसी वजह से अम्मा साई ने नूरे हरम को भी घर पर बाजिल के साथ ही रुकने को कहा था और खुद ही अपनी बाकी औलाद के साथ वो रवाना हो गई थी। और उस वक्त घर में सिर्फ नूरे हरम के साथ मुलाजमाएँ थीं और बाहर वॉचमैन के साथ कुछ गार्ड से। बाजिल अपने काम से कहीं चला गया था और शाम के साए डाल चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता मुलाजमीन भी अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लगे। आखिर में सिर्फ एक खास मुलाजमा ही नूरे हरम के साथ बची थी जिसके आराम का ख्याल करते हरम ने खुद ही उससे जाने को बोल दिया था। नूरे हरम का अकेले डर से पूरा पूरा वजूद कांप रहा था, लेकिन वो अल्लाह का नाम लेते हुए बहादुरी लाउंज में बैठी रही। और रात के 11 बज चुके थे, लेकिन बाजिल के आने का कोई दूर दूर तक निशान नजर नहीं आ रहा था। रात के 12 बजे तक बाजिल का इंतजार करते करते सोफे पे के हत्थे पर ही सा रखे वो उसे ऊँग आई थी, लेकिन बाहर बजते गाड़ी के हरन पर वो चौंक कर उठ बैठी तो उसे लगा कि बाजिल आ गया। लेकिन मेन दरवाजे के अंदर आते ही फरजीन को देखकर तो वो सीधी हुई थी। फरजीन के साथ कोई मर्द भी था जो उसे काफ़ी गंदे तरीके से घूर रहा था। क्या हुआ बाजिल सुल्तान की सेकंड वाइफ, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? वो सीधी नूरे हरम के सामने रुके सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठी थी। और उससे इनसे मिलो अजीज तुम्हारे पुराने दुश्मन की दूसरी बीवी है, यकीनन तुम्हें इनसे मिलकर खुशी होगी। फरजीन काफ़ी आमियाना अंदाज में अजीज के गले में अपनी बाहें डाले। नूरे हरम से काफ़ी हैरत से उसका ये अंदाज देखा। हमेशा हसीन चीज़ों पर बाजिल सुल्तान की नज़र ठहरी रही। अजीज ने फरजीन के गाल को छूते हुए नूरे हरम की जानिब अजीब बेहुदा नज़रों से घूरा था। हरम को उसकी नज़रों से घिन आई थी। आप ये क्या कर रही हैं फरजीन? आप बाजिल के साथ बेवफाई कैसे कर सकती हैं? ये सब गलत है। उसने दोनों की हद से ज़्यादा बढ़ती हुई नज़दीकियों को देखकर नूरे हरम ने फरजीन को समझाना चाहा, जिस पर वह दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। ओ स्वीटी, हम तो इससे भी ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, एक बार नहीं कई बार। अजीज़ की बकवास तो नूरे हरम को अब उबकाई आने लगी थी कि फरजीन जैसी घटिया औरत बाजिल की बीवी है। जो इंसान अपनी जायज़ बीवी के साय से भी दूर रह रहा था ताकि फरजीन के साथ बेवफाई ना हो। अजीज़ की बात पर सिर्फ हरम ने ही नहीं बल्कि अंदर दाखिल होते बाजिल ने भी सुनी थी। दिल का टूटना क्या होता है ये उसी लम्हे बाजिल सुल्तान ने महसूस किया था। बाजिल को कार करके घर बुलाने वाले वो गार्ड थे जिनको फरजीन ने वहां आते ही हटा दिया था, लेकिन उसके साथ आए अजीज को देखकर उनको कुछ गलत महसूस हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने घर से बाहर निकलते बाजिल को कॉल करके सूरत हाल से आगाह किया था। वह अपनी गाड़ी एहतियातन हवेली के बाहर खड़ी करके आया था और यहाँ आते ही उसे जो सुना था उसके पैर तले से ज़मीन खींच गया था, लेकिन उसे अपने हिसाब को काबू में रखना था। हेलो ओल्ड फ्रेंड, कितने साल हो गए ना हमें एक दूसरे को देखे हुए, कितना बदल गए हो यार तुम तो। अजीज उसे देख चुका था, इसलिए काफ़ी दोस्ताना अंदाज में बोलते हुए और ज़बरदस्ती बाजिल के बगैर गिर हुआ था, लेकिन बाजिल की नज़रें तो बस फरजीन पर जमी थी, जिन्हें देखकर एक बार तो फरजीन भी जी जान से कांप उठी थी। नूरे हरम को बाजिल की अंदरूनी कैफियत का एहसास होते हुए दिल से अफसोस हुआ था। अजीज और बाजिल की दुश्मनी उनके यूनिवर्सिटी टाइम से थी, जहाँ बाजिल अपने काम से काम रखने वाला नफीस से लड़का था, वहीं अजीज का काम यूनिवर्सिटी में इंतशार फैलाना था। बाजिल के साथ उसकी दुश्मनी का आगाज तब हुआ जब यूथ यूनियन के बाजिल को भारी मिकदार में स्टूडेंट से वोट्स मिले थे और उसके इक़्तिदार में आते ही अजीज और उसके शहर पसंद गिरोह की कोई ताकत कायम नहीं हुई थी और इन दोनों की छोटी मोटी लड़ाइयों से शुरू होने वाली ये जंग मारने तक जा पहुंची थी। लेकिन बाजिल ने हमेशा अजीज को डील देकर रखी थी और उसके बावजूद अजीज अपनी हरकतों से बाज न आया। तब उसने बाजिल की जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला। फरजीन एक बार डांसर थी,
اور پیسوں کی حد سے زیادہ دیوانی۔ پہلی ہی نظر میں وہ عزیز اور اس کی دولت پر جی جان سے فدا ہوئی تھی، اور عزیز نے اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا، اسے بازل کی زندگی میں بھیجا اور بازل فرزین سے سچ میں محبت کرنے لگا۔ لیکن فرزین پہلے دن سے ہی ایک سوچے سمجھے پلان پر کام کرتی رہی۔ حقیقت آج بازل کے سامنے آئی تھی، اور اس حقیقت نے اس کے دل کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ کیا چاہتے ہو عزیز؟ عزیز کو اپنی جیب سے گن نکالتے دیکھ کر، خود پر تانے دے کر بازل نور حرم نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ رکی۔ بس ان پیپرز پر تمہارے دستخط۔ فرزین سے پیپر لیتے ہوئے عزیز نے اس کی جانب بڑھے تھے۔ وہ پراپرٹی ٹرانسفر کے پیپر سے بازل پڑھ چکا تھا، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو بازل نے اس گھٹیا شخص کی اگلی چال جاننی چاہیے، تو تمہاری یہ بیوی ختم۔ فرزین نے عزیز کے کہنے پر نور حرم پر گن تاری تھی۔ بازل طنزیہ انداز میں ہنسا، تو مار دو، ہو سکتا ہے یہ بھی تمہاری ساتھی ہو۔ بازل نے عزیز اور فرزین کے ساتھ نور حرم کو بھی چونکا دیا۔ بازل سلطان کی روح گواہی دیتی تھی کہ نور حرم کی معصومیت، لیکن اس کی بھی بکواس کا مقصد عزیز کا دھیان بھٹکانے کا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نور حرم کو ذرا سا بھی نقصان پہنچے، اس لیے خود کو اس کی طرف سے لاپرواہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نور حرم کا دل کرچی کرچی ہوا تھا اس لمحے۔ دیکھو ہم مزاح نہیں کر رہے، ہم سچ میں مار دیں گے اسے۔ فرزین نے بازل کا مطمئن انداز دیکھتے ہی گرج کر کہا تھا، تو مار دو، مجھے پرواہ نہیں۔ چور نظروں سے بازل نے اپنے گارڈز کو دیکھا تھا، جو اس کے اشارے کے منتظر تھے۔ بازل نے عزیز اور فرزین کا دھیان بھٹکتے دیکھ کر بجلی کی سی تیزی سے اپنی پشت پر چھپی گن کو باہر نکالتے فرزین کے گن والے ہاتھ پر فائر کیا تھا، اور حرم کو اپنے حصار میں لیا۔ وہ صفحے کے پیچھے جا چھپا، جو گولی کی آواز سے تھر تھر کانپتی چیخ رہی تھی۔ گارڈز فوراً اندر آتے ہی عزیز اور فرزین کو ہتھیاروں کے نرخے میں لیا۔ پولیس بھی پہنچ چکی تھی، جسے پہلے ہی بازل کے خاص گارڈ نے کال کر کے بلا دیا تھا۔ بازل خوف سے لرزتی نور حرم کو لے کر صفحے سے باہر آیا۔ وہ صرف اپنے حصار میں کھڑی نازک سی جان کے لیے اتنا آرام سے کھڑا تھا۔ نہیں بازل سلطان، تمہاری دشمنی کسی ایک کی موت پر ختم ہوگی۔ پولیس کے نرخے میں چلاتے عزیز نے کسی کو بھی موقع سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی ایک پولیس افسر سے گن چھینتے بازل پر فائر کھول دیا۔ گولی بازل کے پہلو میں جا لگی اور خون کے چھینٹے نور حرم کے چہرے پر لگے تھے۔ وہ بازل کو گولی لگتے دیکھ کر اپنے ہوش و حواس سنبھال نہ سکی اور بے ہوش ہوتی چلی گئی تھی۔ بازل کی آنکھ ہاسپٹل کے بیڈ پر کھلی، اور مندی مندی آنکھیں کھولتے اس نے آس پاس کا جائزہ لیا تو اس کی سماعتوں میں کسی کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ چہرہ موڑ کر اس نے دائیں طرف دیکھا، جہاں بیٹھی نور حرم سوسو کرتے ہوئے اس کا اچھا خاصا ضبط آزما رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا؟ جانے من بمشکل درد برداشت کرتے ہوئے وہ بولا تھا، آپ کو گولی۔ بے ربط سا جملہ بولتے ہوئے زور و شور سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ رونا تو پھر مجھے چاہیے نا۔ نہیں، بازل نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، آپ کو درد ہوگا۔ درد کیوں ہوگا؟ آپ تو ٹارزن ہیں نا، وہ اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولی تھی۔ وہ نحوست سے چھوٹی سی ناک چڑھا کر بولی تھی، جس پر بازل کا کہکا سا ہسپتال کے اس سرد کمرے میں گونجا تھا۔ درد تو بہت ہوتا ہے جان۔ وہ شوق سا ہوا تھا اور اب کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ نور حرم گھبرا کر اسے دیکھا تھا۔ آپ نے کہا آپ کو میرے مرنے سے فرق نہیں پڑے گا۔ بازل کی باتیں یاد آتے وہ پھر سے رونا شروع کی۔ ایک عورت سے دھوکہ کھایا تھا، جسے اتنے سالوں سے اپنے دل کے اونچے مسند پر بٹھا رکھا تھا، تو دوسرا میں نہیں چاہتا تھا کہ انہیں میری کمزوری معلوم ہو اور اسے کوئی نقصان پہنچائے۔ کھل کر اپنے دل کے چھپے بید نور حرم پر کھولتے وہ اس کی کلائی کو پکڑ چکا تھا۔ نور حرم شرم سے لال ہوئی تھی۔ کیا آپ کو محبت؟ پوچھتے پوچھتے وہ رکی تھی۔ جب اپنے اس سوال کی سمجھ آئی تو وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ نہیں، یہ محبت کا اظہار نہیں، دل کا راز تھا۔ محبت کا اظہار گھر جا کر کروں گا۔ تم چوڑیاں پہنا کرو، میں چاہتا ہوں کہ تم آتے جاتے مجھے تنگ کرتے رہو۔ اس کی کلائی کو نرمی سے چومتے بازل نے اس کی شرم سے لال رنگت کو دیکھتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ فوراً اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ سنو، تم کب کرو گی اپنی محبت کا اظہار؟ تکیے سے ہلکا سا سر اونچا کیے بازل نے بھاگتی ہوئی نور حرم کو پوچھا تھا، جب آپ میرے لیے چوڑیاں لائیں گے؟ شرما کر کہتی وہ کمرے سے بھاگ گئی تھی، کیونکہ باہر کھڑے سب گھر والے بازل سے ملنے کو بےتاب تھے اور جلدی لانی پڑیں گی اب تو۔ اطمینان سے کہتے ہوئے بازل نے اپنا سر تکیے پر گرا دیا۔ یقیناً آگے کی زندگی نور حرم کی سنگت میں اچھی گزرنے والی تھی۔ اسے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔